हो गया। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज जो आपकी टॉपिक शुरू मैं कर रहा हूँ, आधुनिक भारत की जो सबसे बड़ी रीड है, उस चैप्टर से बीपीएससी, यूपीएससी तमाम सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो। और उस महान चैप्टर का नाम है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांति। तो चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति इस चैप्टर का नाम है। अब 1857 की क्रांति के से कई क्वेश्चन राइज होते हैं। सबसे पहला कारण है, ये क्रांति हुई कैसे, इस क्रांति के पीछे कौन कौन सी जवाबदेही कारण है, ये क्रांति का प्रसार भारत के किस किस जगह पर हुआ, ये क्रांति असफल क्यों हुई, इसके परिणाम क्या हैं। तो आपको ये बता दें, अंग्रेज 23 जून 1757 से प्लासी युद्ध को जीतकर बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शासन को स्थापित कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेज का हौसला यहाँ बढ़ने लगा और उसके बाद वो बक्सर का युद्ध जीतकर उत्तर भारत का स्वामी हो गया। तो प्लासी के युद्ध से 1857 की क्रांति तक 100 वर्षों में अंग्रेज की जो शोषण की नीति थी, उस शोषण के परिणाम के फलस्वरूप ही 1857 की क्रांति का विक्षोभ उत्पन्न हुआ। अब भारत में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, उसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेवेल 1857 की क्रांति के लिए जवाबदेही माने जाते हैं। अब 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हैं और लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक इनकी अवधि है और इन्हीं के शासन काल में 1857 की क्रांति हुई। अब 1857 की क्रांति की जो सबसे बड़ी आग फैली, उस आग के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बना कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम लगाया और उस नियम के तहत पुरानी वाली ब्राउनलेस राइफल, जो अभी तक भारत की सेना, आपको बता दें, करीब 2.5 लाख सेना थी, जिसमें 1,60,000 70,000 सेना भारतीय ही थी। तो अधिकांश जो भारतीय सेना थे वो ब्राउनलेस राइफल का प्रयोग करते थे। अब लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम निकाला कि मैं इस पुरानी ब्राउनलेस राइफल है, जो काफ़ी भारी हुआ करती थी, इसको हटाकर मैं एक नई राइफल को भारतीय सेना को या अंग्रेज की सेना को मैं दे रहा हूँ। और उस राइफल का नाम है नई इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। तो यह जो राइफल है, नई इनफील्ड राइफल, इसमें कारतूस भरने के लिए दांत से खींचना पड़ता था, तब ये कारतूस वहाँ पर जाते थे। और यह जो नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको इजाज़त दी कि ये अब सेना में यह राइफल लागू होगा। अब यह जो नई इनफील्ड राइफल है, इसका प्रशिक्षण भारत के 3 जगह दिए जाते थे। दमदम बंगाल में है, दूसरा अंबाला हरियाणा में है, और तीसरा है सियालकोट अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में। तो यह जो 3 जगह है जहां नई इनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण दिया जाता था, उस जगह का नाम है दमदम, अंबाला और सियालकोट।
अब बात होती है कि यह जो नई इनफील्ड राइफल है, इसमें जो कारतूस भरे जाते हैं जिससे भारतीय सेना का धर्म नष्ट होता है, और वही 1857 की क्रांति की सबसे मेन तत्कालीन कारण मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर यह जो गाय और सूअर की चर्बी है, इसमें सत्यता पाई गई। और मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी बुक में या कोई भी इतिहासकार उस रहस्य का कैसे पता लगा, मैं इस राज को आज खोल रहा हूँ। यूट्यूब पर देखने वाले तमाम करोड़ों छात्र जो भारत ही नहीं पूरा विदेश में भी होंगे, मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ कि यह राज एक भिखमंगा के द्वारा खोला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि वहाँ बंगाल में बुलिश शस्त्रागार था। बुलिश शस्त्रागार, और कहीं पर गाय और सूअर की चर्बी काटी जाती थी। एक भिखमंगा की नज़र पड़ी और उस भिखमंगा का नाम है मारंडी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी बच्चे इस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे कि आखिर रहस्य कैसे पता लगा। ऐसी सेना आग बबूला तो एक अचानक तो होगी नहीं। तो वह जो मारंडी है वो 34वें रेजिमेंट के सामने भीख मांगता था, और उसकी नज़र पड़ी बुलिश शस्त्रागार में, और वो बुलिश शस्त्रागार में जब नज़र पड़ी तो यह बात आग की तरफ फैलने लगा। और सबसे पहले दमदम में यह खबर पहुंची। यह क्वेश्चन आता है यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, तमाम सारे क्वेश्चन पीसीएस में आए हैं कि यह जो नई कारतूस वाली खबर है ये सबसे पहले कहाँ पहुंची, तो दमदम पहुंची। और दमदम में सेना का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मैं आपको बता दूं, अभी तो 3 मैं बताया हूँ, दमदम, अम्बाला और सियालकोट में ये प्रशिक्षण दी जाती थी। तो दमदम ही वो जगह है बंगाल का जहाँ नई कारतूस वाले इनफील्ड राइफल जो गाय और सूअर की चर्बी डाली जाती है उसकी खबर पहुंची, और ये खबर एक भिखमंगा के माध्यम से पूरा उजागर हुआ। अब ये बता दें कि यह जो खबर फैली तो यह पूरे भारत की सेना में सनसनी फैल गया कि मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। संसार में जब किसी बात की क्रांति आती है तो वो क्रांति जब धर्म पर आ जाती है तो बहुत बड़ा विक्षोभ पैदा होता है, जैसा कि 1857 की क्रांति में देखने को मिला। सेना इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं की और वो बगावत पर उतर आए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 23 जनवरी 1857 को 23 जनवरी 1857 को दमदम नामक स्थान पर यह खबर आई कि यह गाय और सूअर की चर्बी डाली जाती है। और भारत की सेना इसकी जब पता किया तो वो सत्यता पाया कि निश्चित तौर पर यह बंगाल के बुलिश शस्त्रागार में गाय और सूअर की चर्बी काटी जाती है। और ये खबर सनसनी के रूप में फैल गई और हिंदुस्तान की धरती पर उस समय जो 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर, और ये भी बंगाल में थे, और इस बैरकपुर का जो 34वीं रेजिमेंट है 29 मार्च 1857 को इस 34वीं रेजिमेंट के भारतीय सेना के नेता मंगल पांडे जो उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, उनकी स्वभाव काफ़ी गौशाला रहती थी। और मैं एक एक बात के आज रहस्य को तोड़ रहा हूँ जो कि किसी भी किताब में, भारत की किताब में मौजूद नहीं होगा। अब वो किस नंबर का जर्सी है पूरा है, रहस्य है। वो पीला रंग का जर्सी पहना हुआ है, और मंगल पांडे को खबर पहुंची उसी भिखमंगा के द्वारा। वह बोला मुझे 1 लोटा पानी दो। मंगल पांडे बोला मुझे लोटा पानी नहीं देना है। बोला तुम अपने अभिमान में चूर हो, तुम जिस राइफल का प्रयोग अभी टांगे हुए हो उसमें गाय और सूअर की चर्बी डाली जाती है। मंगल पांडे तुरंत उसकी गुस्सा माइंड हुआ, क्योंकि वह गाय और उस राइफल को दांत से खींच चुका था। वो सोचा मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोला चलो तुमने कहाँ देखा है, तो वह ले गया बुलिश शस्त्रागार में, और वहाँ से ये पता लगा कि निश्चित तौर पर ये गाय और सूअर की चर्बी ये डाले जा रहे हैं। मंगल पांडे आग बबूला हुआ और वह बोला कि आज जो अंग्रेज मेरे सामने नजर आएगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उसको तुरंत गोली मारूंगा। और निश्चित तौर पर जब मंगल पांडे आगे निकले, बहुत गुस्सा माइंड में, उनके पिस्टल में जो गोली थी
वो मेजर हीरोज और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। और जब दोनों हीरोज 34वें रेजिमेंट के भारतीय सेना के प्रमुख थे, गोली मारे, मंगल पांडे वहाँ से फरार हो गए। और फरार होने के बाद जंगल जंगल घूमने लगे। मंगल पांडे पर वारंट निकला कि वो कहाँ है, मंगल पांडे पकड़ो। 34वें रेजिमेंट के अफसर को उन्होंने मारा है, बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके बाद मंगल पांडे पकड़ाए और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। फिर से सुनिए कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को हजारों की भीड़ में खुले मैदान जंगल में उसको फांसी दी गई। और मंगल पांडे की शहादत ने भारतीय सेना में एक ऐसा आग की चिंगारी पैदा कर दिया कि उत्तर भारत के जो भी रेजिमेंट थे, यह जैसे खबर पहुंची कि मंगल पांडे को फांसी हुआ, उत्तर भारत की सभी रेजिमेंट में लगभग विद्रोह कर दिया। अब वहाँ से चिंगारी फैल गई। 1857 की क्रांति की आग पूर की तरह यह पूरा फैल गया। तमाम यूट्यूब पर देखने वाले PCS के बच्चे, मैं आज टॉपिक को बहुत रहस्य पर खोल रहा हूँ और मैं आगे इस चैप्टर को तो ऐसे मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ UPSC के बच्चे को। मुझे 6 दिन 5 दिन तक सिर्फ 1857 की क्रांति पर। अब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई और मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान हैं, जो बलिया के रहने वाले हैं। गाजीपुर को ही बलिया करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने मेजर सर्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी और इनको फांसी हुई 8 अप्रैल 1857 को हजारों की भीड़। ये खबर फैल गया आग की तरह। इसके बाद ये खबर आई मेरठ में। तो मेरठ में 85 जो देसी घोड़सवार सेना थी, जो भारतीय सेना थी, वो घोड़ा पर चलते थे। उन्होंने बोला कि मैं इस राइफल का कदापि प्रयोग नहीं करूंगा। और वो दिन है 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 को जो घोड़सवार सेना है, भारतीय सेना है, उन्होंने नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार किया। अब बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 10 मई से मेरठ हुआ। बच्चे को ये नहीं बताया जाता है कि मेरठ में ही व्यापक विद्रोह क्यों हुआ। मैं उसके पीछे आज बहुत बड़ा लॉजिकल खोलूँगा कि 24 अप्रैल की घटना मेरठ में हुई। 85 सैनिक ने जब मना कर दिया, 10 वर्ष तक सैनिकों भारतीय सेना को सजा दी गई कि आपने इस राइफल का प्रयोग नहीं किया और 10 वर्ष तक मैं इसको आपको जेल में डाल दूंगा। ये बहुत बड़ा अपमान है मेरठ। उसके बाद एक बहुत बड़ा अपमान ये हुआ कि 9 मई 1857 को भारतीय सेना को नंगा करके पूरा मेरठ में फ्लैग मार्च किया। सेना इतनी बड़ी अपमान को कदापि नहीं बर्दाश्त कर पाया, क्योंकि उसकी आग पहले से भरी हुई थी और सेना को पूरा नंगा करके फ्लैग मार्च करना। और यही कारण है कि 10 मई 1857 को मेरठ में व्यापक भारतीय सेना का विद्रोह हो गया और स्वतंत्रता संग्राम की बीजारोपण की शुरुआत हो गई और वो नेशनल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा डेट है। अब निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति में मेरठ में ही 10 मई को क्यों हुआ, बच्चे आप समझ चुके होंगे। डेट को रटना नहीं है। अगर आपको जीवन बनाना है तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़िए, रिजल्ट आपके मुट्ठी में होगी। मैं दावा करता हूँ कि आपका जितना PCS है, जितना भी एग्जाम है, सब क्रैक होना शुरू हो जाएगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि बच्चे का आज रिजल्ट नहीं हो पाता है। बच्चा जिस उम्मीद से आते हैं उसका रिजल्ट नहीं होने के पीछे उसका और लर्नर होना। और बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए और बेधड़क पढ़िए, माइंड को पूरा निगेटिव रखिए, पॉजिटिव पढ़िए। रिजल्ट आपके मुट्ठी में, आपका भविष्य आपके हाथ में। अब मैं सीक्वेंस बताया। 23 जनवरी 1857 को दमदम में नई कारतूस का पता लगा, खबर वहीं आई। दमदम में प्रशिक्षण भी दिए जाते थे। अम्बाला और सियालकोट, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दमदम, अम्बाला और सियालकोट में नई इनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यह खबर 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के भारतीय सेना के सर्वोच्च नेता मंगल पांडे को मिलती है भिकमंगा के द्वारा।
और वो पता लगता है कि बुली शस्त्रागार में निश्चित तौर पर गाय सुअर की चर्बी काटी जा रही है। अब इसकी खबर जैसे आग की तरफ फैली, 24 अप्रैल 1857 को जो भारतीय 85 घोड़सवार सेना थे इस राइफल का इनकार किया, उसे 10 वर्ष की सजा। सेना का ये बहुत बड़ा अपमान हुआ। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने जब इसका इनकार करने के बाद 9 मई को पूरा भारतीय सेना को पूरे मेरठ में नंगा करके अपमानित किया गया और 10 मई को मेरठ में व्यापक विद्रोह। अब जब 10 मई को मेरठ में व्यापक विद्रोह हो गई, मेरठ के हर शहर में पूरा आग की तरह यह पूरा फैला। उस समय जनरल हेवेट थे मेरठ में, उसके पास यूरोपीय सेना करीब 2000 के ऊपर थी। उस विद्रोह को दबाने में वो नाकाम हुए और मेरठ पर भारतीय सेना का कब्जा हो। और जब मेरठ पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया तो निश्चित तौर पर विद्रोह मेरठ से हजारों की संख्या में भारतीय सेना दिल्ली की ओर कूच गई, क्योंकि दिल्ली भारत की दिल है, वह दिल की धड़कन है और वही केंद्र बिंदु है। अगर दिल्ली पर भारतीय सेना का कब्जा हो जाएगा तो हर जगह पर कब्जा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर उस समय वो दिल्ली की ओर कूच किए और दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। और आपको मैं बता दूं कि मुगल बादशाह में बहादुर शाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े उपन्यास हैं, वो जफर नाम से उपन्यास लिखते हैं, इसलिए उसके टाइटल पर बहादुर शाह जफर। अब उस समय वो पेंशन भोगी हैं, अंग्रेज के पेंशन भोगी हैं बहादुर शाह जफर। अंग्रेज उसको भी अपमानित किया, अंग्रेज उसको अपमानित किया कि उसको कुतुब मीनार पर रहने के लिए विवश कर दिया गया। एक मुगल बादशाह कुतुब मीनार के पास रहे, वो मुगल वंश का अपमान है, उसकी पेंशन भी कम है, बेचारा लाचार है। अब इस लाचारी का वक्त दूर होने वाला ही था और वह हजारों की संख्या में मेरठ से सेना चला और 11 मई को वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है, हे शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर, मुगल वंश की जिस वंश में तूती बोलती थी, मुगल वंश को पूरा अपमान किया गया। भारतीय सेना आपके साथ है, आप मेरे नेता चुने जाओ और मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आप मेरा निश्चित नेता चुने जाओ। और वह बहादुर शाह जफर उसकी फरियाद को सुनते हैं, बहुत ढंग से सुनते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप भारतीय सेना का मैं नेता हूँ। इसलिए वह 12 मई 1857 को विशाल संख्या में दिल्ली पर जो भारतीय सेना गई, चारों ओर से पूरा त्राहिमाम हुआ और 12 मई को भारतीय सेना का दिल्ली पर कब्जा हुआ। जब दिल्ली पर जैसे भारतीय सेना की कब्जा हुई, अंग्रेज की खबर हर मुख्यालय में पहुंची कि भारतीय सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज की नींद उड़ गई, अब बहुत ही बेचैनी हो गई अंग्रेज के पास। अब स्थिति ये हुई कि बहादुर शाह जफर के पास एक कुशल सेनानायक है बख्त खान, और बरेली से खान बहादुर जो थे, जो बरेली में सफल अभियान कर चुके थे, वो जाके बहादुर शाह जफर से मिल गए, खान बहादुर खान और उसके सेना नायक बख्त खान। तो निश्चित तौर पर ये दोनों व्यक्ति का योगदान है, खान बहादुर खान और उसके बाद उसके सेनानायक बख्त खान का जो बहादुर शाह जफर का साथ। और घमासान युद्ध हुई, पूरा चारों ओर से दिल्ली को नाकाबंदी किया गया, पंजाब से गोरखा रेजिमेंट बुलाए गए। उसके बाद भारतीय देशी रियासत जो अंग्रेज के समर्थक थे, उसमें पटियाला थे, जींद थी, कई तमाम देशी रियासत उसका सहयोग लिया गया। उस समय सबसे बड़ा रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट था पंजाब से, उसका शक्तिशाली सेना को दिल्ली में बुलाई गई। दिल्ली में चारों ओर से नाकाबंदी की गई और बहुत घमासान युद्ध हुआ, हजारों हजार लोग मारे गए, हजारों हजार की रक्त बही। और निश्चित तौर पर उस समय ये बात को मिर्जा गालिब देख रहे थे। मिर्जा गालिब उर्दू के शायर थे जो आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने जब देखा कि हजारों हजार की खून की नदियाँ बह रही है, उस समय जो गवर्नर थे एलिफेस्टन बॉम्बे के, उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो बोल दिया कि इतना कत्ले आम विश्व के नरसंहार में किसी में नहीं। जैसा कि नादिर शाह के आक्रमण में भी 30,000 लोग से ज़्यादा मारे गए और दिल्ली के नरसंहार ने उसको भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। खून की नदियाँ बह गई, चारों ओर से खाली खून ही खून नजर आ रहा था दिल्ली में। और अंततः 20 सितंबर 1857 को
भारतीय सेना का दिल्ली पर यानी अंग्रेज सेना का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है बहुत मशक्क़त के बाद। और उसका नेतृत्व कर रहे थे हडसन। जो हडसन है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे और उसमें बहुत सारी देसी रियासत का भी साथ मिला। गोरखा रेजिमेंट पंजाब का साथ मिला और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और बहादुर शाह जफर की खोज होती है, वो है कहाँ? बहादुर शाह जफर के एक रिश्तेदार मिर्ज़ा इलाही अंग्रेज से जाके मिल लाते हैं और वो खबर बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर वहाँ लुका हुआ है। अंग्रेज छापा मार के बहादुर शाह जफर को पकड़ता है और पकड़ के उसकी पत्नी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देता है और ये बोलता है कि मैं आपके 2 पुत्र जो है मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा और मिर्ज़ा उसके पोता मिर्ज़ा अबू बकर को सुरक्षित रखूंगा। लेकिन हडसन ने ऐसा नहीं किया। उसको दिल्ली के लाल किले पर 2 बेटे और 1 पोता को गोली मार दी। तो निश्चित तौर पर आप लोग ध्यान से सुनिए क्लास को, बहुत ही रोचक क्लास है, बहुत ही पॉइंट है जो भारत के हर क्षेत्र में इतनी पॉइंट नहीं मिलेगी आपको। अब ध्यान दीजिए, जब वो रंगून गए तो रंगून पर जब उसको जेल के प्रशासन से बोला मुझे कागज़ दीजिए, चूँकि शायर है वो कागज़ के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, वो रोज़ अपना उपन्यास लिखता था, उसे कागज़ नहीं मिलता है, तब वो दीवार के पन्नों पर लिखते हैं कि जफर कितना बदनसीब है जो मुझे हिंदुस्तान की ज़मीन, जो मैं अभी मरने के कगार पर हो सकता मैं कल भी मर जाऊं। और ऐसा ही हुआ। 7 नवंबर 1862 को वो अपना देहांत हो गए, लेकिन दीवार पर लिख दिया कि जफर कितना बदनसीब है जो हिंदुस्तान की 2 गज ज़मीन मिले है। तो निश्चित तौर पर आप इस रोचक बात है, इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ये आपकी एग्ज़ाम की दिल की धड़कन चैप्टर है, भारत के हर पीसीएस के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। तो मैं दिल्ली पर के टॉपिक्स को एक खंड करके पढ़ाया, मैं आज प्रसाद पढ़ा रहा हूँ। तो मैं दिल्ली ख़त्म किया। अब दिल्ली के बाद यह जो विद्रोह आई वो लखनऊ आई। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल हैं। 4 जून 1857, तो 4 जून 1857 को लखनऊ में बगावत हुआ और वहाँ पर बगावत होने के बाद लखनऊ के प्रमुख अंग्रेज अफसर थे हेनरी लॉरेंस, और वहाँ भारतीय सेना पहुँचते हैं 4 जून को और बेगम हजरत महल को बोलते हैं कि आप मेरा नेता चुने जाइए। और बेगम हजरत महल भारतीय सेना की नेता चुनी जाती है और निश्चित तौर पर जो है 20 जून 1857 को भारतीय सेना का लखनऊ पर कब्जा हो जाता है। हेनरी लॉरेंस हारे जाते हैं और लखनऊ पर भारतीय सेना का कब्जा हो जाता है। अब लखनऊ को जीतने के लिए हैवलॉक और ट्रंप को बोला जाता है। सितंबर 1857 को हैवलॉक और ट्रंप प्रयास करते हैं, बहुत बड़ी प्रयास करते हैं, लेकिन लखनऊ को जीतने में वो असफल होते हैं। तब अंग्रेज सरकार ब्रिटेन के महान सेनापति, जहाँ ब्रिटेन उसकी लोहा बोलती थी, उस महान सेनापति को भारत बुलाता है और उस महान सेनापति का नाम है कॉर्नेल कैंपबेल। अब ये तीनों की सेना मिलती है, हैवलॉक, ऑटरम और कॉर्नेल कैंपबेल। अब तीनों की बड़ी और विशाल सेना लखनऊ को जीतने का बहुत बड़ा प्रयास करती है और जिसमें वो सफल भी होते हैं और वह अंततः मार्च 1858 को लखनऊ को जीतने में सफल हो जाते हैं। बेगम हजरत तो यहाँ से भाग गई, नेपाल चली गई, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ उसमें अभी विवादास्पद वस्तु है, तो नेपाल चली। अब लखनऊ पर अंग्रेज का फतह होने के बाद यह तीसरे क्रम पर होता है कानपुर। और आपको जैसा मालूम है कि अंतिम पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय। मैं आपको जब पढ़ाऊँगा, जब मेरी आप क्लास को करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, कहानी के तौर पर पढ़ाता हूँ, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। पेशवा है बाजीराव पेशवा, अंतिम में मैं ऐसे सुना देता हूँ यूट्यूब पर आप लोग को बहुत अच्छा से। विश्वनाथ राव पहला पेशवा है, बाजीराव प्रथम दूसरी पेशवा है, बालाजी नानाजी तीसरा पेशवा है, माधवराव प्रथम चौथा पेशवा है, नारायण राव फिर पचमा है, फिर माधवराव द्वितीय फिर छठे हैं, उसके बाद फिर है बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय का पुत्र है नाना साहब, जिसको धोधू पंडित कहते हैं। इसकी भी पेंशन बहुत कम कर दी गई थी। पेंशन बोला कि अब नाना बाजीराव द्वितीय को मिला, नाना साहब को पेंशन का कोई हक नहीं है।
नाना साहब व्याकुल थे और नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां भी पेंशन को बढ़वाने के लिए वेकेंट भेजे थे नाना साहब, लेकिन उसकी बात को माना नहीं गया। तो वैसी स्थिति कानपुर में होती है 5 जून 1857 को भारत पहुंचते हैं कानपुर में और नाना साहब को बोलते हैं कि आप नेता चुने क्योंकि आपकी भी पेंशन बंद कर दी गई है और ये बहुत ही दुख की बात है। नाना साहब ऐसा ही करते हैं और भाजपा के नेता वो बन जाते हैं और उस समय अंग्रेज जनरल वह विद्रोह को दबाने में प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल होते हैं। अंततः वो दिन आता है जब 27 जून 1857 को पूर्ण रूप से भारतीय सेना का दिल्ली कानपुर पर कब्जा हो जाता है। और उस समय नाना साहब के चीफ एंड कमांडर तात्या टोपे थे, जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग है। वो काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था। 1857 महान वीर, बहुत बड़ा सेनानायक। तो तात्या टोपे बड़ी वीरता करते हैं और जब वीरता से लड़ते हैं, लेकिन फिर अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है, वह लड़ते हुए 6 दिसंबर को 1857 को कैंपबेल की सेना के द्वारा हार जाते हैं तात्या। और जब वो हार जाते हैं तो कानपुर छोड़कर वो चले जाते हैं झांसी, रानी लक्ष्मीबाई से मिल जाते हैं। और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, उसके बारे में कुछ रहस्य नहीं है अभी, वो कहाँ पर क्या हुआ। कानपुर के बाद विद्रोह पहुंचती है झांसी में। अब झांसी के बारे में मैं स्क्रिप्ट बता दूं, इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका है, लेकिन वो आप लोग को क्या, हमको ये तो नहीं पता है कि मणिकर्णिका क्यों पड़ा, ये बताना चाहिए था आप लोग को, ये नहीं बताया गया होगा। मैं आज रहस्य को हर रहस्य को खोल रहा हूँ। मणिकर्णिका इसलिए नाम है, कर्णिका नाम से बनारस में घाट है, मणिकर्णिका नाम से। भारत में घाटों वाली नगरी बनारस को कहा जाता है, तो बनारस की रहने वाली थी, उसी घाट के नाम पर इसका नाम मणिकर्णिका है। और उसकी शादी मध्य प्रदेश में गंगाधर राव से हुई, उसके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए दामोदर राव को वह गोद ले ली। और डलहौजी ने दत्तक पुत्र को नहीं माना, दामोदर राव को बोला कि मैं झांसी का उत्तराधिकार नहीं मानता। रानी लक्ष्मीबाई कूद गई, मैं बोली हर हालत में दामोदर राव को गद्दी पर बैठाऊंगी, इसके लिए खून की नदियां बढ़ जाएंगी, मैं इसका नेतृत्व करूँगी। और वही हुआ, वो झांसी का बागडोर संभाली। भारतीय सेना 5 जून 1857 को फिर वहाँ भी पहुँच जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं कि आप नेता मेरा चुने जाइए। लक्ष्मीबाई स्वीकार करती और वहाँ पर तात्या टोपे का भी साथ मिलता है रानी लक्ष्मीबाई। अंत में फिर हिरोज को भेजा जाता है झांसी को जीतने के। 23 मार्च 1858 के हिरोज जो है झांसी पर कब्जा कर लेते हैं। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की हार होती है और यह दोनों व्यक्ति लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भागकर पहुंचते हैं ग्वालियर। और आपको मैं बता दूं कि 1857 में जो भी देशी रियासत थी, ग्वालियर ही ऐसा देशी रियासत था जो अंग्रेज का सबसे बड़ा भक्त था और उसकी पेंशन कभी भी बंद नहीं थी। सबका बहुत सारा उसमें अंकुश लगाया गया देशी रियासत में। ग्वालियर के साथ अंग्रेज की बहुत बड़ी सहानुभूति थी और ग्वालियर जो नरेश सिंधिया थे वो अंग्रेज के बहुत परम भक्त थे, लेकिन ग्वालियर की जनता उससे नाखुश रहती थी। लेकिन ग्वालियर की जनता ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, तात्या टोपे का साथ दिया, बोला कि रानी लक्ष्मीबाई मैं तेरे साथ हूँ, तात्या टोपे मैं तेरे साथ हूँ। आप इस धरती को जो है विजय हासिल, बड़ी वीरता के साथ लड़ाई और लड़ते हुए 17 जून 1858 को हिरोज की सेना के लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति और बोली वो मर्दानी, इसी मर्दानी जो कई मर्द का छक्का छुड़ा सकती है। हिरोज स्टेटमेंट भी दिया और बाकी निश्चित तौर पर बहुत बात है। अब आइए बिहार, क्योंकि बिहार की धरती है, बिहार की धरती से आप पढ़ रहे हैं, बिहार से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, चाहे बीपीएससी में पीटी हो, मेंस हो। मैं आशा करता हूं कि आपके बीपीएससी के मेंस में भी बहुत काम आएगा जो मैं आज स्क्रिप्ट में आपको खोल रहा हूं। जो मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे बीपीएससी के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। मैं आपसे आज को खोल ही रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं
पढ़ाता हूँ, पीटी मैथ सब पढ़ाता हूँ यूपीएससी को। अब आइए शिक्षा बोला सर। अब ध्यान दीजिए कि बिहार से जो क्वेश्चन आएगा, बिहार में सबसे पहले विद्रोह कब, बिहार में 1857 की डेट क्या है विद्रोह का, ये पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी में सबसे पहले विद्रोह होता है। उस समय जो रोहनी है अभी देवघर के आसपास है, वो बिहार में हुआ करता था, और वो डेट है 12 जून 1857 और रेजिमेंट संख्या है 32। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में सबसे पहले किस रेजिमेंट में विद्रोह हुआ, तो 32 एकदम परत के साथ हो। किस डेट में हुआ, 12 जून 1857। कहाँ हुआ, रोहनी में। तो रोहनी में विद्रोह हुआ। इसके बाद विद्रोह होता है पटना, जिस पटना की धरती से अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो है 3 जुलाई 1857। तो पटना में विद्रोह होता है 3 जुलाई 1857, और उस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं एक पुस्तक विक्रेता। उसके पुस्तक के आगे कई युवा लोग जमा होते थे, और उसका वो मॉनिटरिंग करता था। अंग्रेज सरकार को भनक लग गई कि यह क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दे रहा है पुस्तक विक्रेता पीर अली। तो पीर अली पटना का नेतृत्व किए, और फिर पटना में बिगुल फूस दिए, पटना में बगावत का बिगुल फूस दिए। पीर अली के दूसरे दिन 4 जुलाई पूरे घर को कुर्की जब्ती किया। अंत में 5 जुलाई को पीर अली को फांसी हो जाती है पटना की धरती पर। तो पटना में विद्रोह सफल हुआ, और पटना से विद्रोह फिर बगल में दानापुर है, तो दानापुर में व्यापक सेना का विद्रोह हो जाता है। दानापुर में भी बहुत सारा मुख्यालय हैं। तो 25 जुलाई को दानापुर में विद्रोह होता है। वहाँ की सेना ने बगावत कर दी हजारों की संख्या, और दानापुर से बगावत करते हुए आरा की ओर। आरा में वीर कुंवर सिंह बोलती है कि हे वीर सिंह, आप शेर बिहार है, शेर की उपमा आपको दी गई है, आप मेरा नेता चुने जाइए। वीर कुंवर के लिए भी आपको मालूम होगा कि वीर कुंवर सिंह को कोई अपना औलाद नहीं, भाई थे अमर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह भारतीय सेना का नेतृत्व संभालते हैं, और 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह आरा पर कब्जा कर लेते हैं। आरा की सेक्रेटरी हाउस, कलेक्ट्रेट हाउस, हर जगह भारतीय सेना की कब्जा। 10,000 की संख्या में भारतीय सेना पहुंच चुके थे वहाँ। वीर कुंवर सिंह की सेना विशाल सेना हो गई, और वो आरा पर कब्जा हो गया 27 जुलाई 1857 को। और 30 जुलाई 1857 को आरा पर डनमर को वीर कुंवर सिंह ने हराया। वहाँ भारत निकला वीर कुंवर सिंह पर, वहाँ से वो भाग पटना जगदीशपुर को दबा। पटना के कमिश्नर टेलर गए, विसेंट आयर गए, वहाँ पर कैंप किए, और कैंप करने के बाद अंततः वहाँ पर वो विजय। और इस बीच वीर कुंवर सिंह वहाँ से भाग। वीर कुंवर सिंह सासाराम होते हुए पहुँचे आजमगढ़। अतोलिया नामक स्थान पर वो मिलमैन की सेना को हराए। बिहार से बाहर लखनऊ, रीवा, कानपुर, कई जगह विजय का फतह हो रहा है। जब इतनी सारा शक्तिशाली, और मैं वीर कुंवर सिंह के चरित्र को बोल सकता हूँ, अगर निश्चित तौर पर अगर उसमें ऐसी जज्बा थी, बिहार की धरती से वो बाहर गए, तो राष्ट्रीय आंदोलन का वो पहला रूप माना जा सकता है। अगर वो ऐसी जज्बा है, हम किसी जगह के लिए लड़ेंगे, लेकिन जगह को लांग गए, दूसरे जगह भी चले गए, और वहाँ भी विजय पताका लहराया, तो इसका स्वरूप कुछ ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्रीय का रूप देता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जब उन पर बारिश निकली वीर कुंवर सिंह पर कि कहाँ है, वो है, पूरा खलबली मच गया। गंगा नदी पर पुल पार कर रहे थे, मौर्य की सेना चारों ओर से वहाँ पर पता थी। एक अचानक गोली उनको लगती है, और वो गोली लगती है बाँह में। जहर को फैलाने के लिए बाँह को काट कर गंगा नदी में फैल जाते हैं, घायल अवस्था में पहुँचते हैं। आज 22 अप्रैल 1858, और वहाँ पर घायल अवस्था में 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट की सेना को हराते हैं, और 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1857 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो लड़ाई है, उसका भाई अमर सिंह जारी रखता है, गोरिल्ला युद्ध जारी रखता है। और आपको बता दें थोड़ा सा स्क्रिप्ट में, भारत में गोरिल्ला युद्ध के प्रतिपादन महाराणा प्रताप ने। गोरिल्ला युद्ध के बाद भारत में पेशवा बाजीराव प्रथम है, जो आज तक हिंदुस्तान में वैसा पेशवा है जो
भी युद्ध को ने पूरा हर युद्ध को जीता, एक भी असफल नहीं हुआ, इसलिए उसको लड़ाकू पेशवा करते हैं। और फिर आधुनिक भारत के इतिहास में वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, वो अंग्रेज का छक्का छोड़ा। तो निश्चित तौर पर आप 1857 की क्रांति पर आज हम बोले हैं, आप लोग को अच्छा लगा होगा, भारत के हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को। तो निश्चित तौर पर अभी और भी क्लास हम जारी करेंगे, अभी 1857 ख़त्म नहीं किए, आज हम सिर्फ प्रसार पढ़ाए हैं। ये लंबी चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर। चलिए इसी के साथ फिर हम आगे मिलते हैं आप लोग के साथ। चलिए।